नमस्कार, अखिल अर्सी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आखिर भारत को सिक्किम राज्य कैसे मिला। 16 मई को सिक्किम दिवस था। चलिए इसी सिलसिले पे बात कर लेते हैं और बढ़ते हैं स्वाधीनता के बाद के समय पर जाते हैं। स्वाधीनता के वक्त जब राजवाड़ों के भारत में विलय के समय का इतिहास देखें तो जवाहरलाल नेहरू अपने मित्रों को लेकर उदार दिखते हैं और कश्मीर में वो शेख अब्दुल्ला को लेकर साथ चलने पर लगातार बल देते थे और कश्मीर को लेकर उनके बयानों से उलझन भी पैदा होती थी। सरदार पटेल कई बार जवाहरलाल नेहरू के कदमों से खिन्न भी होते थे और होता क्या है कि जून 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला के समर्थन में कश्मीर जाना चाहते थे तो सरदार पटेल ने उसका विरोध किया था और 11 जुलाई 1946 को डीपी मिश्रा को पटेल लिखते हैं कि उन्होंने नेहरू के बारे में हाल में बहुत सी ऐसी बातें कही जिनसे जटिल उलझनें पैदा होती है और कश्मीर के संदर्भ में उनकी गतिविधियां संविधान सभा में सिख चुनाव में हस्तक्षेप, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, ये सभी कार्य भावनात्मक जल्दबाजी के थे और इनसे हम सभी को इन मामलों को हल करने में बहुत सी ही तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा था। किंतु इन सभी निष्कलंक एवं अविवेकपूर्ण बातों को उनके स्वतंत्र प्राप्ति के आवेश का असामान्य उत्साह माना जा सकता है। महाराज हरि सिंह से जवाहरलाल नेहरू के संबंध अच्छे नहीं थे। इस वजह से उनकी कश्मीर के भारतीय गणतंत्र में विलय के लिए सरदार पटेल पर निर्भर रहना पड़ रहा था, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी सिक्किम की लेकर नहीं थी। स्वाधीनता के समय सिक्किम का राजा थोंडुप नामग्याल जवाहरलाल नेहरू का मित्र था और 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो सरदार पटेल और संविधान सभा के सलाहकार BN राव इस मत के थे कि सिक्किम का भारत में विलय किया जाना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। और फिर क्या होता है कि सिक्किम और जवाहरलाल नेहरू का इसका विरोध करने का कारण ये था कि वे अपने आदर्शवाद एशिया को अपनी दृष्टि और चीन की स्थिति को ध्यान में रखकर इस विलय का विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे कि सिक्किम को विशेष दर्जा मिले। ये सब तब हो रहा था जब सिक्किम स्वाधीनता पूर्व चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ संविधान सभा का सदस्य भी था। बावजूद इसके थोंडुप नामग्याल सिक्किम को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर कायम रखना चाहता था। उसने तो स्वाधीनता के करीब एक पखवाड़े पहले दार्जिलिंग को सिक्किम में मिलाने की चाल भी चली थी, जो नाकाम हो गई थी। इस मामले में जवाहरलाल नेहरू की चली और सिक्किम को विशेष दर्जा दिया गया। फरवरी 1948 में सिक्किम के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया जिसमें 11 मामलों को छोड़कर सभी अधिकार सिक्किम के राजा को दिए गए। इसमें विदेश और रक्षा मामले भारत सरकार के पास रहे और 1950 में सिक्किम के राजा और भारत के बीच एक और समझौता हुआ। सिक्किम की जनता इससे खुश नहीं थी और वहां लगातार लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन चल रहा था और तत्कालीन भारत सरकार इसके दबाने में नामग्याल का सहयोग कर रही थी और राजा ने एक अमेरिका महिला की शादी कर ली थी। धारणा यह थी कि वह CIA की एजेंट थे। कालांतर में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब नामग्याल ने दिल्ली आकर उससे मुलाकात की और भारत के साथ सिक्किम की जारी संधि से मुक्त होकर स्वतंत्र राष्ट्र की अपेक्षा जाहिर की। यही वो निर्णायक मोड़ था जब इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि सिक्किम का पूर्ण रूप से भारत में विलय होना चाहिए। इस बीच बांग्लादेश का भी समस्या सामने आई, लेकिन साथ ही सिक्किम को लेकर कूटनीतिज्ञ और रणनीति स्तर पर तैयार आरंभ हो चुकी थी और TN कोल उस समय विदेश सचिव थे और वो सिक्किम को भारत में पूर्ण विलय की बजाय चाहते थे कि पूर्व में हुए समझौते के आधार पर एक स्थायी संधि की जाए और इस संधि के लिए कोल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस पर मंत्रियों के समूह में चर्चा हुई। इस चर्चा में तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशा को भी बुलाया गया था और इसके बाद मानेकशा ने कहा कि आप लोग जो चाहे जो भी निर्णय ले, लेकिन मुझे तो सैनिकों की तैनातों और ऑपरेशन की स्वतंत्रता है। जनरल शॉ के इस वाक्य से संदेश स्पष्ट था। इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की सोच के उलट सिक्किम को पूरी तरह से भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने का जिम्मा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW के चीफ ऑफ एन काव को सौंपा और ये वो दौर था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे और बांग्लादेश अस्तित्व में आ चुका था। काव ने राके ही अधिकारी JBS सिद्धू को इसका जिम्मा सौंपा और सिक्किम का यह ऑपरेशन आम खुफिया ऑपरेशन की तरह नहीं था। इसमें राजनीतिक तंत्र का उपयोग करके लक्ष्य हासिल करना था। सिद्धू ने सिक्किम के लोकतंत्र के समर्थक नेताओं के साथ संपर्क बढ़ाना आरंभ किया। उन्होंने सिक्किम नेशनल कांग्रेस के दोरजी काजी और जनता कांग्रेस
के महासचिव SK रॉय को विश्वास में लाया और उनको हर तरह की मदद देने लगे। उद्देश्य था नामग्याल को अलग थलग करना, लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करना और चुनाव करवाकर विलय को अंजाम देना। सिद्धू को काव का स्पष्ट निर्देश था कि वो अपनी गतिविधियों की जानकारी किसी भारतीय अधिकारों के साथ भी साझा न करें। इस मिशन की जानकारी सिर्फ 3 लोगों के थे: सिद्धू, कोलकाता में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अफसर PN बनर्जी और काव। इंदिरा गांधी की तो थी ही सिद्धू सिक्किम कांग्रेस के नेता दोरजी काजी को मजबूत कर रहे थे। वो भारत के साथ विलय के साथ जनमत तैयार कर रहे थे और अप्रैल 1973 में राजा के विरोध की आग इतनी तेज हो गई कि उसको भारत की सरकार के साथ एक समझौता करना पड़ा। तय हुआ कि भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे और अप्रैल 1974 में सिक्किम में चुनाव करवाए गए, जिसमें सिक्किम कांग्रेस को 32 में 31 सीटें मिली। अब भारत ऑपरेशन का दूसरा चरण आरंभ हुआ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सामने ये चुनौती थी कि सिक्किम के सभी नवनिर्वाचित सदस्य काजी के पक्ष में एकजुट हो रहे और भारत के साथ विलय का प्रस्ताव पारित हो गई। नई दिल्ली में कोई निर्देश आने तक राजा की साजिशों पर ध्यान रखा गया और सिक्किम के अन्य नेता KC प्रधान और BB गुरुंग पर भी नजर रखी जा रही थी। नई दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत के साथ सक्रिय संबंध बनाए जाए और संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जाए। नामग्याल ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन तब तक तय हुआ था कि सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया जाए। नामग्याल जनमत संग्रह के लिए राजी नहीं हो रहा था और इसकी किसी तरह असफल करना चाहता था। वे किसी तरह इसको असफल करना चाहिए। इसकी संदिग्ध गतिविधियां तेज हो गई थी। तब भारतीय सेना को उसके महल में हल्की सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी और कुछ दिनों बाद जनमत संग्रह हुआ और 97% जनता ने सिक्किम के भारत में विलय को मंजूरी दी और इसके बाद लोकसभा फिर राज्यसभा में विलय की मंजूरी दी गई और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही सिक्किम भारत का अंग बन गया। और जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र प्राप्ति के आवेशों के असामान्य उत्साह में जो गलती की थी, उनकी बेटी को दृढ़ इच्छा शक्ति ने सुधारा और स्वाधीनता भारत में गोवा के बाद सिक्किम के विलय ने देश में वैश्विक परिदृश्य को स्थापित कर दिया और इस तरह भारत को 22वां राज्य के रूप में सिक्किम मिला। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।